दोस्तों नमस्कार। करेंसी को आप किसी भी दुनिया के किसी भी देश की सीमा में बांध नहीं सकते हैं। जैसे हवा को नहीं बांध सकते हैं, पक्षियों के उड़ने को आप देश की सीमाओं पर रोक नहीं सकते हैं, वैसे ही करेंसी का आलम है। समूची दुनिया उस बाजार व्यवस्था के तहत चलती है जिस बाजार व्यवस्था में जिसके पास सबसे मजबूत करेंसी है वो सबसे ताकतवर है। भारत अगर दुनिया के बाजार में कच्चा तेल खरीदने जाता है तो वह रुपए से नहीं खरीदता है, वो डॉलर से खरीदता है। और डॉलर के मुकाबले अगर रुपया कमजोर हो चला है तो हमको और महंगा तेल मिलता है। दुनिया के तमाम बैंकों में, उसमें स्विस बैंक भी है, भारत के बड़ी तादाद में लोगों की ब्लैक मनी है। वह ब्लैक मनी रुपए के शक्ल में कमाई जरूर गई होगी, लेकिन वह रुपए की शक्ल में उन बैंकों में जमा नहीं है। वो कहीं डॉलर है, कहीं पौंड है, कहीं यूरो है, क्योंकि इनकी ताकत रुपए की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत है। और दुनिया के किसी भी देश में डॉलर हो, पौंड हो, यूरो हो, ये चल जाएंगे, लेकिन रुपया नहीं चलेगा। तो इसकी ताकत का एहसास इसी से हो सकता है कि 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक, जो क्रिप्टो करेंसी का विरोध कर रहा था, 2 बरस के बाद मार्च 2020 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के विरोध करने का क्या मतलब है, आप कोई नियम कायदा कानून बनाइए और उसके बाद क्रिप्टो करेंसी का जिक्र कीजिए। तो मार्च के महीने में ही, यानी बीते बरस मार्च के महीने में ही आरबीआई ने कहा हमारी सहमति है और हम अपना कानून बनाएंगे। और अब स्थिति ऐसी आ गई कि देश की संसद के शीतकालीन सत्र में, जो 29 तारीख यानी इसी 29 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, बकायदा क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी को लेकर एक सरकार बिल लाने वाली है। इस बिल का मतलब यही है कि इस देश में वर्चुअल इकोनॉमी का राज होने वाला है। वर्चुअल इकोनॉमी का मतलब बहुत साफ होता है, वो आपको रुपए की शक्ल में नहीं मिलेंगे, वो आपको सिक्के की शक्ल में नहीं मिलेंगे, वो वर्चुअल होंगे, जो सीधे ऑनलाइन होगा। यानी आप इंटरनेट के जरिए अपने तौर पर आपके पास कितना पैसा है, कैसे ट्रेडिंग हो रही है, यानी बीच में कोई नहीं होगा। उस रुपए का हिसाब किताब सरकार अपने तौर पर रखेगी। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल भारत को लेकर शुरू होता है, क्योंकि संसद के इस शीतकालीन सत्र में सिर्फ डिजिटल इकोनॉमी या क्रिप्टो करेंसी को लेकर बिल नहीं आ रहा है, बल्कि इस देश के बैंकों को बेचने को लेकर भी बिल आ रहा है। यानी सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइज किया जाए, इसको लेकर भी सरकार बिल लाने वाली है। इसके मतलब क्या है? क्या भारत में आने वाले दिनों में बैंक खत्म हो जाएंगे और एक दरवाजा इस वक्त इस बिल के जरिए खुल जाएगा जहां पर आप सरकारी बैंकों को निजी हाथों में सौंप सकते हैं? यकीनन रास्ता खुल जाएगा। तो इस देश में जब बैंक ही नहीं बचेंगे तो फिर इतने बड़ी तादाद में तकरीबन 14 लाख बैंक कर्मी करेंगे क्या? उनके पास कोई काम नहीं रहेगा क्या? यह सवाल तो बैंक के मर्जर के वक्त भी उठना चाहिए था और उस वक्त भी सोचना चाहिए था। लेकिन कहते हैं जब करेंसी की ताकत सुनामी की शक्ल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार को प्रभावित करने निकल पड़ी हो, तो आपके पास भी क्या रास्ता बचता है अगर आप स्वावलंबी नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है। जो बिल लाया जाने वाला है, पहले उसकी शक्ल को देख लीजिए, क्योंकि 26 बिलों का जिक्र है इस शीतकालीन सत्र में रखा जाएगा। उसमें 10वें नंबर पर है द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, यानी क्रिप्टो करेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनिमय विधेयक 2021। इसके भीतर बहुत साफ तौर पर लिखा गया है कि आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल करेंसी को कानूनी जामा पहनाया जाएगा, यानी निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और आरबीआई कुछ ऑप्शंस छोड़ेगी, कुछ एक्सेप्शनल केस छोड़ेगी, जिसमें वो चाहेगी कि क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी और उसका यूज हो सके। यानी वर्चुअल करेंसी को लेकर सरकार की सहमति है, ये पहली लाइन में बात सामने आ गई। अगर इसके हूबहू सरकार के शब्दों को सुनना चाहते हैं तो इसको ऐसे समझिए कि टू क्रिएट ए फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क फॉर क्रिएशन ऑफ ए ऑफिशियल डिजिटल करेंसी टू बी इशूड बाय आरबीआई, यानी ऑफिशियल डिजिटल करेंसी सरकार जारी करेगी आरबीआई के जरिए। अगली लाइन कहती है द बिल आल्सो सीक्स टू प्रोहिबिट all private cryptocurrencies in India. However, it allows for certain exceptional to promote the underlying technology of cryptocurrencies and its uses. सरकार की सहमति भी है। इसके बाद
जो 12वें नंबर बार बिल है वो बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल है। इस बिल में बहुत साफ तौर पर लिखा गया है कि हम जो बिल ला रहे हैं वो 1970 का जो अमेंडमेंट बैंकिंग कंपनीज का जो एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स था 1970-1980 का, और जो इंसिडेंटल अमेंडमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 था, उसके कॉन्टेक्स्ट में हम यूनियन बजट जो 2021 का ले आए थे उस संदर्भ में अब हम रिगार्डिंग प्राइवेटाइजेशन ऑफ 2 पब्लिक सेक्टर बैंक, 2 पब्लिक सेक्टर बैंक का जो हमने बजट में जिक्र किया था जिसको हम प्राइवेट सेक्टर को देना चाहते हैं, उस दिशा में हम विधेयक लाएंगे, उस पर मोहर लग जाएगा। तो बैंक वाले तो पहले सोचना शुरू कर दें कि उनके साथ आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, क्योंकि इस देश में बैंक कर्मियों की तादाद तकरीबन 14 लाख के लगभग में है। ऐसा नहीं है कि सरकार के जहन में यह अचानक आ गया, सरकार की नजर दुनिया के बाजार पर होती है। क्रिप्टो करेंसी की दस्तक यूं ही शुरू नहीं हुई है इस देश के भीतर में, और जो ये सोच रहे हैं कि जो अलग अलग क्रिप्टो करेंसी इस देश में चल रही थी, अलग अलग शब्दों, अलग अलग जरिए, चाहे वो बिटकॉइन का जिक्र अपने तौर पर आप कर लीजिए, चाहे जब आपने शेयर बाजार में कल जब ऐलान हुआ तो उसका जिन लोग असर पड़ा, जिस भी क्रिप्टो करेंसी की अलग अलग एस्पेक्ट्स पे, उस पे मत जाइए। अभी खाली समझिए कि वर्चुअल दुनिया इस देश में कैसे आने वाली है। दरअसल बैंक कर्मियों का मसला इसलिए है क्योंकि 2 बैंकों को लेकर इजाजत सरकार अब ठप्पा लगाएगी विधेयक के जरिए, और आने वाले वक्त में जो बैंक्स कितने क्या बिकेंगे ये कहना इसलिए आसान हो चला है क्योंकि सरकार की नज़र में अगर बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, तो यह भी समझना होगा जो सरकार ने इंडिपेंडेंट बैंक छोड़े उसके अलावे भी 4 बैंक हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी है, सेंट्रल बैंक भी है, हालांकि यूको और पंजाब एंड सिंध बैंक भी है, लेकिन सरकार का अपना एनालिसिस, जो ब्यूरोक्रेसी का अपना एनालिसिस है, उनका बड़ा साफ मानना है कि यूको और पंजाब एंड सिंध बैंक का खरीदार नहीं मिलेगा। उसकी बुक जो है बहुत खराब हो चली है, और बुक खराब होने की वजह एनपीए सबसे बड़ा कारक होता है, और उसके ऊपर जो बोझ होता है उसको कोई दूसरा खरीदेगा नहीं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि बैंक ऑफ इंडिया बिक जाएगा, इंडियन ओवरसीज बैंक बिक जाएगा, और आने वाले वक्त में जो डॉट हाउसेज हैं जो बिकने की कतार में है उसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी और सेंट्रल बैंक भी है। सवाल यह है कि बैंक ऑफ इंडिया में एम्प्लॉइज लगभग 50,000 हैं, ब्रांच लगभग 5,100 हैं, एटीएम इसके 7,400 हैं, सरकार के पास इसका शेयर 89% है, सरकार 40% शेयर बेचना चाहती है। इसी तरीके से इंडियन ओवरसीज बैंक है, इसमें एम्प्लॉय तकरीबन 31,000 काम करते हैं, इसके ब्रांच लगभग 3,400 हैं, एटीएम लगभग 3,000 हैं। इतनी बड़ी तादाद में एम्प्लॉइज को जब वो प्राइवेट सेक्टर के अधीन चले जाएंगे, क्या वो इतनी बड़ी तादाद में एम्प्लॉइज को रखेगा? खासतौर से तब जब इस देश में क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल इकोनॉमी और डिजिटल इकोनॉमी की दिशा में सरकार बिल लेकर आने वाली है। दुनिया का दबाव है, बाजार का दबाव है, मल्टीनेशनल कंपनीज का दबाव है। दुनिया के तमाम देशों में आप चले जाइए, चाहे सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, अमेरिका, ब्रिटेन, नाइजीरिया, कनाडा, इन तमाम जगहों पर क्रिप्टो करेंसी खूब चल रही है, और अपने तरीके से इनसे जुड़े हुए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे उसमें माइक्रोसॉफ्ट को भी आप ले लीजिए, क्रिप्टो को भी ले लीजिए, ऐसी बड़ी कंपनियों की कतार में 50 से ज्यादा बड़ी कंपनियां अपनी पूरी डीलिंग क्रिप्टो करेंसी के आधार पर कर रही है। और इस क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट चलता है वो कमाल का है, उसकी जो ग्रोथ है वो कमाल की है। यानी एक तरफ भारत के भीतर की बैंक की स्थिति, यह बैंक की स्थिति जो भारत के पूरे कैपिटल जो 5 ट्रिलियन का सपना देखा गया, उसमें मोदी के आने से पहले, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी के बनने से पहले 2014 में लगभग 71% योगदान था। आज की तारीख में वो घटते घटते 57% पर आ गया है। घट रहा है बैंकों का अपने तौर पर जो उनका हिस्सेदारी होती है। सवाल ये भी नहीं है, सवाल है उसके बाद देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र लगभग 12,000 एम्प्लॉई है, सेंट्रल बैंक लगभग 30,000 एम्प्लॉई है। इतनी बड़ी तादाद में तो कोई नहीं रखेगा, ये तो कोई भी आसानी से समझ सकता है। और इस दौर में सरकार के जहन में हम क्यों कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल करेंसी के जरिए वर्चुअल बैंकिंग सिस्टम पे ही जाना था, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार ने इस दौर में, अगर आप ध्यान दीजिए, जो रिक्रूटमेंट भी होते हैं बैंकों के भीतर में, 2014 से 2019 तक का लीजिए, जो पहले 5-6 साल थे, 72,000 एम्प्लॉयमेंट मिला इस देश के तमाम कॉमर्शियल बैंकों के भीतर में। लेकिन इतने ही बरस में अगर मनमोहन काल में चूंकि ये क्रिप्टो करेंसी सोची नहीं गई, वर्चुअल दुनिया आ जाएगी ऐसा सोचा नहीं गया, तो उस काल में लगभग 2,05,000 लोगों की भर्ती बैंकों में हुई थी। यानी
10,50,000 से बढ़कर 12,91,000 तक आ गए और मोदी काल में 12,91,000 से बढ़कर 13,63,000 तक पहुंचे। यह स्थिति है बैंकों के भीतर की भी। और अगर आप उनके तमाम चीज़ों को देखना शुरू कीजिएगा तो आप देखिएगा, आपके जहन में सवाल होगा, अकाउंट्स तो खुल गए हैं बड़ी तादाद में। जनधन योजना में 0 रुपए से आप अकाउंट खोल सकते थे, लेकिन अकाउंट खुलने के बाद बैंक जो आपको कार्ड देता है उसी से आप डिजिटल दुनिया में घुस जाते हैं। और सरकार की तमाम सब्सिडी और सरकार की राशन दुकान भी इस दौर में धीरे धीरे, जो सरकार के पास प्लानिंग है उसमें बड़ा साफ है कि हम चीज़ों को नहीं बेचेंगे, प्राइवेट सेक्टर बेचेगा। हमको जो आपको पैसा देना हम डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में जमा करा देंगे। उस बैंक अकाउंट का मतलब धीरे धीरे ये होगा, वो डिजिटल इकोनॉमी में धीरे धीरे कन्वर्ट करेगा, क्योंकि आरबीआई अपने तौर पर जब डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी का जिक्र कर रही है और अब बिल आया जाने वाला है और उसको लेकर पार्लियामेंट में चर्चा भी होगी, उस चर्चा का भी विशेष महत्व है। तो ऐसे में हमें लगता है कि अब इस बात को समझने की जरूरत है कि दरअसल ये क्रिप्टो करेंसी, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि हम आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण के लिए एक सुविधाजनक व्यवस्था तैयार करना चाहते हैं और देश के सभी डिजिटल क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं जो प्राइवेटली इस वक्त चल रहे हैं। ध्यान दीजिए, सरकार ने कैसे आश्रित किया। अगर आपके जहन में बात आई तो जनधन के जरिए खाते खुले, नोटबंदी के जरिए डिजिटल क्षेत्र में ढकेलने का काम हुआ और इस प्रक्रिया में अब क्रिप्टो करेंसी पर आकर खड़े हो गए। इस दौर में रिफॉर्म की दिशा में जब आगे बढ़ना चाह रही थी सरकार, तो पहले लैंड रिफॉर्म पे बढ़ी, असफल हो गई, क्योंकि बहुसंख्य तबका वह था जो कि करेंसी ही उसके पास नहीं, आंदोलन वह कर रहा था। लैंड रिफॉर्म इनका फेल हुआ। उसके बाद ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म पे आए, यह भी इस देश के किसानों ने फेल कर दिया। अब ये लोग लेबर रिफॉर्म पे कैसे बढ़े, इसके लिए हिम्मत जुटा रहे हैं। लेकिन इसके आगे का सवाल यह है कि ये जो वर्चुअल इकोनॉमी है, इसकी स्थिति तो धीरे धीरे ऐसे आएगी, इस देश में ना वकील की जरूरत पड़ेगी, ना अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी, ना बैंकर्स की जरूरत पड़ेगी, ना इमिग्रेशन अधिकारी की जरूरत पड़ेगी, ना सरकारी अधिकारी की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब हम इमिग्रेशन ऑफिसर भी कह रहे हैं तो डिजिटल पासपोर्ट की दिशा में ये बढ़ जाते हैं। दुनिया के कई देशों में ये धीरे धीरे इंप्लीमेंट करने की स्थिति में आ रहे हैं। दुबई तो इसमें बहुत आगे बढ़ गया है, इवन सिंगापुर और मलेशिया भी इस दिशा में। और वो ब्लॉकचेन सिक्योरिटी होती है, यानी डिजिटल पासपोर्ट के जरिए जब आप किसी एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो वहां ब्लॉकचेन सिक्योरिटी होगी, जिसके जरिए सारी चीजें आपकी डाटा उभर कर आ जाएगा और उसके बाद फिर आप फ्री हो जाएंगे और अपनी आप उस वर्चुअल दुनिया में चले जाएंगे और उसके जरिए तमाम बिजनेस करेंगे। कहीं कोई कैश नहीं है, कहीं कोई कागज नहीं है, कोई सिक्का नहीं है, आप इस लिहाज से काम कर रहे हैं। और दुनिया के जिन देशों में ये चीज़ें लागू कर दी गई है उसमें भारत तो अभी बहुत पीछे है। अमेरिका है, ब्रिटेन, नाइजीरिया, कनाडा, इन जो चीज़ों का नाम हम ले रहे हैं, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई। तो इसमें यह भी समझिए कि जो ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन होता है वो आपको रियल एस्टेट से भी जोड़ेगा और जो भी संपत्ति आप खरीद फरोख्त करते हैं वह इससे भी जुड़ जाएगा। और दुनिया की जिन कंपनियों का हम खास तौर से नाम ले रहे थे उसमें माइक्रोसॉफ्ट भी है, मान लीजिए IBS, सिस्को भी है, क्रिप्टो भी है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो ब्लॉकचेन से जुड़ चुकी है। और इन सारी चीज़ों के साथ इनका ये मानना है कोई फ्रॉड नहीं होता है। जब रुपए पैसे चीज़ें होती है फ्रॉड, लेकिन भारत के संदर्भ में जैसे ही आप निकल कर आएंगे तो यह वैसे लोगों को एक सिक्योरिटी देता है, क्योंकि भारत में असमानता लगातार बढ़ रही है। भारत की इकोनॉमी समानता को बढ़ावा नहीं देती है। भारत की इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है इस देश में आम जन के लिए कितना हितकारी है, इसको सिर्फ इससे समझ लीजिए कि इस देश में जब नोटबंदी हुई तो लगभग 92% लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़े थे, जिनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है, उन लोगों की जिंदगी के जीने के लिए लाले पड़ गए। इसीलिए सरकार ने 5 किलो अनाज जो फ्री में बांटना शुरू किया और अब उसको मार्च तक जो बढ़ा दिया है, क्योंकि सामने 5 राज्यों के चुनाव हैं तो मानकर चल रही है कि यार बढ़ा डालो इसको। तो उन्होंने 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का जो था वो मार्च तक बढ़ा दिया। उसके बाद फिर देखेंगे, उसके बाद फिर कोई पॉलिटिकल प्रेशर आएगा तो देखेंगे, अन्यथा हम धीरे धीरे उस मार्केट इकोनॉमी का हिस्सा बनना चाहते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की मार्केट पर दबाव बना रहा है कि क्या आप रुपए और डॉलर में जा रहे हैं, आप क्रिप्टो करेंसी में जाइए, डिजिटल एस्पेक्ट में रहिए और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप वर्चुअल दुनिया में सफर करेंगे, आपकी इकोनॉमी लगातार बढ़ती चली जाएगी और आप $5 ट्रिलियन का जो आपका सपना है उसको भी आप पूरा कर लेंगे, क्योंकि एक दबाव आएगा और इस दुनिया के भीतर में आपको कोई लेन देन इस रूप में करना नहीं है। यह तो एक पहली स्थिति है।
दूसरी स्थिति यह है कि अगर इस दौर में सरकार जो अपने तौर पर कर रही है, और खुद प्राइम मिनिस्टर जो बीते दिनों भाषण दे रहे थे, 18 तारीख को ही तो भाषण दे रहे थे, वो जिस तरह कह रहे थे कि ये गलत हाथों में ना चला जाए। यह भी समझना होगा कि दुनिया के अलग अलग बैंकों में भारत का काला धन बीते 6 बरस में क्यों बढ़ गया, और वो डॉलर की शक्ल में है, तो क्या वो गलत हाथों में नहीं है? और यूरो क्या गलत हाथों में नहीं है? और क्या जिस तरीके से ब्लैक मनी है उसको आप कन्वर्ट करके इंडिया में लाकर रुपए में कन्वर्ट करते हैं, या डॉलर से ही खेल करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आप अपने नेटवर्थ को बढ़ाते चले जाते हैं? यही हो रहा है। क्या यही होगा आने वाले वक्त में? क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग का डर बार बार आ रहा है। सवाल यह है कि जब हम मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग कर रहे हैं, तो हमें लगता है एक वक्त आपको समझना चाहिए कि भारत में चाइना का माल इसीलिए लोग खरीदते रहे, कोई राष्ट्रीयता का बात नहीं था उसके पीछे, कोई नेशनलिज्म नहीं था। और आज की तारीख में भी भारत में चाइना के जरिए जो माल एक्सपोर्ट होकर आता है और हम जो इंपोर्ट करते हैं उसमें कोई कमी नहीं आई है, वो बढ़ोतरी हो गई है। वो माल हमारे अपने प्रोडक्शन कॉस्ट की तुलना में सस्ता पड़ता है। इसी तरीके से आप देखिए तो चाहे वह थ्रेड हो, चाहे वो कोयला हो, वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हम लोग इसलिए ले लेते हैं क्योंकि यहां नहीं तो डायरेक्ट डीलिंग शुरू हो जाएगी, सरकार अपने तौर पर लेके कुछ टैक्स वसूली कर ले आती है। अब सवाल यह है कि अगर आप ध्यान दीजिए तो मार्च 2019 में अगर आप रेट्स देखना शुरू करें, अब हम आपके साथ में रेट पर इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की जो अलग अलग उसमें एक बिटकॉइन भी है मान लीजिए। अब आप सोचिए उसमें आपने बिटकॉइन का जिक्र किया तो उसका रेट क्या था? मार्च 2019 में उसका रेट था $5,900, यानी रुपए में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो तकरीबन 4,30,000। उसके बाद अगले साल जून 2020 में ये $5,900 से बढ़कर $22,000 हो गया, यानी लगभग 16 लाख रुपया और एक बिटकॉइन। और आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो लगभग $56,609 हो चला, यानी $56,609, यानी रुपए में कन्वर्ट कीजिएगा तो तकरीबन 42 लाख रुपए से ज्यादा बैठ रहा है। यह इसकी रफ्तार है। जिनके पास पैसा है, आप कह सकते हैं ये एक तरह का, अरुण जेटली जी जब जिंदा थे तो इस बात का जिक्र करते थे, ये एक तरह की पॉन्जी स्कीम है, कहते थे पैसे से पैसे बनाने की स्थिति में। लेकिन जब आप मार्केट इकोनॉमी का हिस्सा हैं और इस बाजार व्यवस्था में आप घुसना चाहते हैं तो एक चीज समझना होगा, बेसिक धर्म वहां पर प्रॉफिट होता है, मुनाफा होता है। और इस प्रक्रिया में भारत के बैंक इसके पैरेलल में कंगाल हो रहे हैं, खोखले होते चले गए। संयोग ऐसा है, इस पे हालांकि कोई सर्वे नहीं हुआ है, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कुछ रिपोर्ट्स आती है, जैसे एक रिपोर्ट्स पैक्सवेल की रिपोर्ट आई ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को लेकर, उसने भी जानकारी दी कि भारत अब 6ठे नंबर पर खड़ा है, यूएस नंबर 1 पर है, फिर नाइजीरिया है, फिर चीन है, फिर कनाडा है, फिर ब्रिटेन है, उसके बाद अब इंडिया आकर खड़ा हो गया। उसने एक जानकारी और दी कि भारत के भीतर से जो लोग एनपीए का पैसा लेकर चले जाते हैं, वह पैसा उस क्रिप्टो करेंसी के हिस्से में लगा लेते हैं, जिससे वह वर्चुअल दुनिया में अपनी ताकत का एहसास करा सके। और वहां पर इसको आप चाहे सट्टा मानिए, चाहे पॉन्जी स्कीम मानिए, जो मानना है मान लीजिए, लेकिन जब सरकार इसे अपने तौर पर कह रही है कि हम अब इससे बच नहीं सकते हैं, हां हम प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाकर आरबीआई अपनी करेंसी को चीजों को डेवलप करेगी, तो फिर यह समझना होगा क्या भारत की अपनी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां इसकी इजाजत देती भी है या नहीं देती है। 2018 तक आरबीआई को लगता था नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 2020 में जब यह मामला गया तो वहां पर फरवरी मार्च के महीने में 2020 में इजाजत पूछा गया आरबीआई से, आप कुछ बताइए, कोई कानून तो बनाइए। तो आरबीआई ने चीजों को परखा समझा। और इसमें जानकारी, इस देश के भीतर में कम लोगों के पैसे नहीं लगे हुए हैं, वो हालांकि यंगस्टर हैं, उनकी तादाद भी कहते हैं कि वो करोड़ में पहुंच गई है और तकरीबन 73,000 करोड़ रुपया पैसा उसमें लगा हुआ है। इस क्रिप्टो करेंसी को चलाने वालों का जो अपना एसेट है वह 6 से 7 लाख करोड़ का है। ये सारी चीजें अपने, यानी आप करेंसी को कहीं रोक नहीं सकते हैं। अगर यह स्थिति इस देश के भीतर में आ रही है और बार बार आरबीआई इससे पहले कहता था कि नहीं नहीं साइबर धोखाधड़ी हो जाएगी, सवाल यह है कि दुनिया कहती है अपने तौर पर कि असमानता जब बढ़ेगी तो लूट पैसे की होगी, और असमानता का मतलब यह है कि लूटपाट की परिस्थितियां सामाजिक तौर पर किन्हीं देशों में ना आ जाए। उसमें कोई भी लूटता है तो क्या लूटता है? पैसा ही लूटता है, रुपया ही लूटता है, उस देश की अपनी करेंसी को ही लूटपाट करता है। लेकिन जब वो पूरे तरीके से वर्चुअल एस्पेक्ट में आ जाएगा तो आप लूटने की परिस्थिति, यानी असमानता का यह दायरा जो
2 जून की रोटी को लेकर संघर्ष कर रहा होगा, वो सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता पर निर्भर होगा। और जिनके पास पैसा होगा वह इस वर्चुअल दुनिया की इकोनॉमी में राज करेंगे और पूरी की पूरी एक ब्लॉकचेन जो बनती है इसके जरिए या इसी तरीके से काम करेंगे। तो क्या यहां पर 3 सवाल हैं। क्या भारत के ऊपर इतना दबाव पड़ चुका है और भारत की इकोनॉमी इतनी डामाडोल है कि क्रिप्टो करेंसी को अपनाना मजबूरी हो चला है? एक बात। दूसरी बात, क्या भारत पहली बार एक ऐसी परिस्थिति में आकर खड़ा हो गया है जहां पर वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अपने मार्केट और अपनी इकोनॉमी को दखल देना चाहता है, इसलिए क्रिप्टो करेंसी के साथ खड़ा है? और तीसरी परिस्थिति इसमें है, क्या भारत के भीतर की जो बड़ी स्थिति इस देश में 80-100 करोड़ लोग जो हैं वह जिन अवस्था में जीते हैं वह क्रिप्टो करेंसी की हिस्सेदारी में जा नहीं सकते हैं, क्योंकि वह ऑनलाइन सिस्टम काम करता है और ऑनलाइन चलाने की परिस्थितियां या उसके इक्विपमेंट के साथ जुड़ना वह धीरे धीरे डिजिटल एस्पेक्ट्स में पहले लाया जाएगा और आने वाले वक्त में उस दिशा में हम लोग चले जाएंगे जहां विजुअल। तो क्या यह एक शुरुआत है जो जनधन से शुरू हुई थी? यकीनन यह कह सकते हैं आप कि इस प्रक्रिया में हम लोग आकर खड़े हो गए हैं। अब सवाल यह है कि मार्च 2020 में जब सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से कहा कोई निर्णय लेते हुए इस मामले पर कानून बनाना चाहिए, तो क्या मार्च 2021 में जब आरबीआई ने अपने तौर पर इस साल कहा कि वे खुद क्रिप्टो करेंसी लाने और चलाने को लेकर विकल्प तलाश रहे हैं और अब सरकार ने उस बिल को लाने की तैयारी कर ली है, तो ऐसे में हमें लगता है कि अब 1 सेकंड के लिए अब आप आ जाइए उस बैंकिंग अवस्था में जहां पर जितनी बड़ी तादाद में लोग काम करते हैं। इसको हल्के से बैंक कर्मी इस रूप में भी समझ लें, जो एयर इंडिया दिया गया टाटास को, तो क्या एयर इंडिया उन अधिकारी कर्मचारियों को और जो भी आपको नजर आता है जब आप अंदर में रहते हैं, जो खाना परोसते हैं, पानी पिलाते हैं, उसमें वह उन उम्र के बाद के लोगों को रखेगा जिस उम्र के बाद के लोगों को एयर इंडिया में काम मिला हुआ था? चूंकि वो सरकारी थे, उनको तो छटनी हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से बैंकों की प्रक्रिया में जब हम बात कर रहे थे, बैंक ऑफ इंडिया 50,000, इंडियन ओवरसीज बैंक 31,000 यानी 81,000, 81,000 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र 12,000 और दीजिए 93,000, उसके बाद सेंट्रल बैंक और जुड़िए 30,000, इसको भी जोड़ लीजिएगा तो लगभग 100-1.25 लाख तो यही लोग हो गए, 1.25 लाख कर्मी यही हो गए। उसके बाद आइए जो अलग अलग बच्चे, उसमें यूको बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, ये 2 को कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन इंडिपेंडेंट बैंकर आने वाले वक्त में इनको भी किसी तरीके से बेचा जाए, ये एक रास्ता खुल रहा है। सरकार का एस्पेक्ट याद कीजिए, सत्ता में आने के तुरंत बाद यही था, हम सिर्फ चाहते हैं इस देश में 4 बैंक बचे। सवाल यह है कि 4 बैंक जब हम जिक्र कर रहे हैं तो जैसे साउथ बेस्ड है इंडियन ओवरसीज बैंक, वेस्टर्न इंडिया बेस्ड है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल इंडिया बेस्ड है सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया जो अपने तौर पर है मुंबई बेस्ड है। अपने तौर पर देखिए तो जिस इलाके में जिस बैंक का प्रभाव है उसके जरिए वहां पर उसके कंज्यूमर्स जुड़ते हैं। लेकिन एक परेशानी इस दौर में, क्या वाकई बैंक खत्म करने की दिशा में हम बढ़ चुके हैं और बैंकों में ताला लग जाएगा, या ताला लगने की शुरुआत हो गई है? और खुले तौर पर इस वक्त शीतकालीन सत्र में जब बिल नंबर 10 आएगा तो क्रिप्टो करेंसी और बिल नंबर 12 आएगा तो बैंकों को प्राइवेटाइज करने की दिशा में मोहर लग जाएगी। चिंतन का विषय है देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में नीतियों को बनाने वालों को लेकर, और शायद आखिरी बात, इस देश के भीतर की परिस्थितियां, उसके भीतर का जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, बहुत कम है, लेकिन वह ताकतवर है, यूरोप के देशों को टक्कर देने वाला, और भारत की गरीबी ताकतवर है, दुनिया के सबसे गरीब देशों के और गरीब परिस्थितियों को जीने वाली। इन 2 परिस्थितियों में भारत की राजनीतिक सत्ता क्या वाकई अंतर्राष्ट्रीय पूंजी से निर्धारित तो नहीं होती है? और जो दबाव बनता है भारत के भीतर में, उसके पीछे कितनी बड़ी पूंजी होती है? इसका जिक्र फिर कभी किया जाएगा, क्योंकि भारत की राजनीति में सत्ता चाहिए तो पूंजी आपके पास होनी चाहिए। इस पर चर्चा अगली बार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।